अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है और अवामी मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में ज़्यादा बात करते हैं और ख़ास तौर पर आपकी सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं वो प्रोग्राम में ज़्यादा ज़ेर बहस आते हैं। सिलसिला ये जारी है, सवालात आपके मौसूल हो रहे हैं। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवामी मसाइल को उजागर किया जाए और इनके हल के हवाले से बात की जाए। बहुत सारी बातें हैं करने की, यकीनन प्रोग्राम में आगे चलकर इसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू होगी क्योंकि मेहमान बड़े ख़ास स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और वक्त हमारे पास क्योंकि थोड़ा सा आज महदूद है, तो कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी इन मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाए। साथ साथ जो सियासी नौइयत के मामलात हैं और हालात हाज़रा है उसके ऊपर गुफ्तगू कर ली जाए। तो आज के जो प्रोग्राम में मौजूद मेहमान हैं, सबसे पहले उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। सबसे पहले जो हमारे मौजूद मेहमान हैं, एडवोकेट मुमताज़ गोपांग साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया मुमताज़ भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मौजूद मेहमान नईम आवान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी करते हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया नईम साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुमताज़ साहब, सबसे पहले एक सवाल जो पूछा जा रहा है, अभी जैसे अवामी मसाइल के हवाले से बात हो रही है, ये जो ट्रांसपोर्ट के मसले को वफाक ने टेकअप किया था, वो ग्रीन बसेस का सिलसिला फिर शुरू हुआ, फिर एक वो फ़ोटो सेशन और आपको पता है वो सारी चीज़ें चलती रहीं और उसके बाद अभी तक कोई इसमें खातिर खा पेशरफ्त नहीं हो सकी है। अब सवाल मुख्तसरन ये है कि अगर वफाक दिलचस्पी ले तो यकीनन यहाँ का जो देरीना मसला है वो हल हो सकता है, गो कि ये ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है, लेकिन कहीं ना कहीं वफाक को अपना हिस्सा डालना पड़ता है। तो उसके हवाले से क्या हुआ, लोग ज़रा ये जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि मामलात किस हद तक हल हुए और ये जो बसेस मंगाने का सिलसिला शुरू हुआ था ये कहाँ तक पहुँचा, क्या इस हवाले से हो रहा है। मैं चाहूँगा पहले इस पर मुख्तसरन गुफ्तगू कर ली जाए। जी थैंक यू वेरी मच यासिर भाई। असल में ये देरीना जो मसला है ये सिर्फ अभी पीटीआई की गवर्नमेंट का नहीं है, जी ये इससे पहले वाली जो दो बिल्कुल आप गवर्नमेंट्स सही। गुजरी थी जी जिसमें नून लीग की फेडरेशन में गवर्नमेंट थी और जी पीपल्स पार्टी यहाँ पे थी सिंध में, तो उस वक्त का ये मसला अभी तक जो जी है लटका हुआ है और इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट जो है हमारा रहा है कि हम चाहते हैं कि वफाकी गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो कराची के जो ख़ास तौर पे ये दो बड़े मसाइल हैं, जी एक ट्रांसपोर्ट वाला और दूसरा K4 वाला जी जो जी मंसूबा है, इन दोनों को किसी न किसी तरीके से हल किया जाए। बिल्कुल ठीक और हकीकत तो ये है, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा, वो फ़ोटो सेशन नहीं था जी जी लेकिन वो एक जेन्युइन एक चीज़ें थी और 40 से ज़्यादा बसेस बसेस तो आ गई आ हैं, गई फोटो थी, सेशन हो ठीक है, गई नाम फ़ोटो सही सेशन है। हुए थे लेकिन वो बसेस आई थी, उनकी पिक्चर्स नहीं थी। तो अभी ठीक है। कुछ बसेस अभी रही हुई हैं जो कुछ ही टाइम में, मेरे ख्याल में जी नियरेस्ट को ही आपको पता है ये उसमें आने जाने में थोड़े से प्रॉब्लम्स होते हैं, उस हवाले से वो भी कुछ ही दिनों में पहुंच जी जाएंगी और बाकी तो मंसूबा यहाँ पे चलने के लिए काबिल हमने कर दिया है जी और इंशाल्लाह ताला जल्दी हो जाएगा। और ठीक है। उसमें आपको पता है कि ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग की वजह से भी थोड़ा सा दाखिल मसाइल पैदा पैदा होता है, होते बिल्कुल हैं ठीक कि है। इधर नहीं हुआ, फिर सिंध गवर्नमेंट अपने कुछ चीज़ें डाल देती है, फिर ये है, जी फिर वफाक भी करता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि और उसके साथ साथ सर्कुलर रेलवे का भी अभी प्राइम जी जी मिनिस्टर साहब ने जी इफ्तिताह कर दिया है और उस पर भी काम जो है शुरू हो चुका है और उसकी बजट भी इन्होंने रख दी है। ठीक तो है। असल में इन ये जो मसाइल हैं हमारे कराची के, इन पे मेरे ख्याल में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे हम हो पीपल्स पार्टी, उसको जी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके जी इसको जल्द से जल्द स्टार्ट किया पाए जाए तो तकमील हम तक पहुंचाएं। पाए तक तो ठीक है। आवाम के जो या ये जो बड़ा मसला है ये हल हो जाए, मेरे ख्याल में कराची की आवाम ठीक है, अब बेहतर ये होगी। पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? अब तो सवाल ये पैदा होता है कि एक बड़ी भारी और एक अहम जिम्मेदारी सूबे के अंदर आपके पास है और होना तो ये चाहिए था कि ट्रांसपोर्ट के मंसूबे लगाए जाते, इस तरह के काम जो है उनको मुकम्मल करते, लेकिन पीपल्स पार्टी तो खुद एहतजाज के ऊपर मजबूर है। अब ये कौन सा तर्ज सियासत है, ये ज़रा फरमाइएगा कि एहतजाज हो रहा है, जगह जगह महंगाई के खिलाफ हो रहा है, तो महंगाई को कम करना तो सूबाई हुकूमत की ज़्यादा जिम्मेदारी है, तो क्या ये समझा जाए कि अपने खिलाफ ही जो है वो एहतजाज किया जा रहा है? ये ज़रा फरमाइएगा नईम साहब। देखिए, असल में बुनियादी जो इंसान को चीज़ें चाहिए, जी अगर मैं बात करूं, सस्ती बिजली चाहिए, सस्ता जो है वो पेट्रोल गैस सस्ता चाहिए, चाहिए, सस्ता बिल्कुल। पेट्रोल चाहिए, हेल्थ की जो चीज़ें हैं वो सस्ती जी चाहिए। फिर क्योंकि बात ये कि जितना बजट दिया जाता है उसमें नगानी आफात भी आती हैं, उसके अंदर आलमी वबाएँ भी आती हैं। जैसे पिछले साल हमने जो है वो बारिशों को झेला, 90 साल का जी रिकॉर्ड टूटा, जी फिर टिड्डी दलाल मामला आ गए,
फिर टडी दल से निकले, कोरोना जैसे वो मामला आ गए, ये चीज़ें भी साथ ज़िंदगी के साथ ही हैं। फिर बात ये कि महंगाई के ऊपर कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल ये जिम्मेदारी है सूबे की। होता ही है कि हमने वो अपनी जिम्मेदारी अदा करने की पूरी कोशिश की और अब भी हम अदा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब बुनियादी कोई चीज़ महंगी हो जाए, जब पेट्रोल अगर महंगा हो जाए, तो उससे जो हाउस होल्ड के जो आइटम्स होते हैं, जो आपके हेल्थ के आइटम होते हैं, आपके फूड के जो आइटम्स होते हैं, आपके जो फल फ्रूट होता है, वो महंगा होना शुरू होता है। तो हम होता ही है कि हमारे पास जो इख्तियारात हैं वो ये इख्तियारात हैं, हम किसी के पास जाएँ, उसको हम तंबी करें, तंबी नहीं तो फिर फाइन करें, या फिर नहीं तो फिर जेल भेज दें। बात यह कि इनके इस 3 सालों के अंदर जितने हम लोगों ने चालान किए, जितने लोगों को हमने पुलिस कस्टडी किया, जेलें भर दी, लेकिन होता ही है कि अब हम कहीं जाते हैं, हमारे कहीं जो है वो डीसी साहिबान कहीं जाते हैं या हमारे एसी कहीं जाते हैं, वहाँ जब जाके सूरत हाल देखते हैं तो वो आगे फिर वो एक ही गाना रोना होता है कि बुनियादी चीज़ें जो है पीछे से महंगी आ रही हैं। तो इश्यूज़ तो अभी बहुत सारे हैं इस मुल्क के अंदर। महंगाई का तूफान इस पर जो है वो जो मुल्क के ऊपर जो काबिज हो गया है, और बुरे तरीके से हर आदमी उसका अफेक्टेड हुआ है। हर चीज़ महंगी हो गई है। अदवात आप देख लें, एक रोज़मर्रा रूटीन के, मेरे खुद वालिदैन दवाइयाँ लेते हैं, वो दवाइयाँ जो 100 रुपये की आ जाती थी, आज वो 800-900 रुपये की दवाई पहुँच गई है। फिर इसी तरीके से बेरोज़गारी भी है, फिर महंगाई के साथ जो है वो दीगर भी मसाइल साथ के अंदर मौजूद हैं। क्योंकि अभी आपने बात की ग्रीन लैंड के मंसूबे की, ग्रीन लैंड का मंसूबा बिल्कुल साबका हुकूमत के साथ हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था, और एग्रीमेंट में ये था कि शरायत 50% जो लागत है वो आप बर्दाश्त करेंगे और 50% जो लागत है वो सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक 2018 तक हमने सरजानी टाउन से जो है वो पटेल पाड़ा तक इस मंसूबे को कंप्लीट किया। अब आगे का जो काम था वो 4 से 5 माह का काम रह गया था, लेकिन आज 3.5 साल के अंदर आप ये समझ लें कि पटेल पाड़ा से नुमाइश चौरंगी तक वफाकी हुकूमत जो है पहुंची है खड्डे मार के। और होता ही है कि अभी टनल नहीं बने, अभी इनके स्टाफ नहीं बने, उनके लिए लाजमी सी बात है उनकी लिफ्टें लगना बाकी हैं, लेकिन बसें पहले आ गई, वहाँ बसें आगे लाके खड़ी कर दी हैं। अब वो धूप में सड़ें, धूप में ख़राब हो जाएं, टायर ख़राब हो जाएं, उनके इंजन फेल हो जाए, लाजमी सी बात है अमला भी चाहिए, अमला भी स्टाफ को भी पॉइंट करना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा है कि पॉइंट स्कोरिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये जिम्मेदारी हमारी थी, हम अपनी जिम्मेदारी निभाते। एक तरीक़ेकार हमने तरीक़े इंसाफ की हुकूमत के साथ भी तयशुदा एक फार्मूला था कि इनका जो टाइम होगा बसों का ये टाइम फ्रेम होगा, लेकिन पहले लाने का क्या मकसद है, पहले ला के खड़ी करने का, धूप के अंदर छड़ाने का क्या मकसद है। तो सूरत हाल ये है कि अब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। फिर दूसरा ये कि अभी आपने देखा कि वज़ीर आज़म साहब आए कराची के अंदर, KCR मंसूबे का जो है वो इफ्तिताह करके गए। अब हालत ये है कि नक्शे के अंदर पूरा मंसूबे का ना सर है ना पाँव, लेकिन इफ्तिताह करके चले गए, ना टेंडर्स हैं, ना उसके लिए आगे बुनियादी जो चीज़ें उसको हम किस तरीके से करेंगे। तो ये कि मैं कहता हूँ बुनियादी इश्यूज जो हैं वो बिल्कुल हैं, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए सूबाई हुकूमत यहाँ मौजूद है, आए बैठ के स्ट्रेटेजी बनाते हैं मिल के। और कराची के अंदर तो वैसे भी इनकी अक्सरियत है तरीके इंसाफ की, इस वक्त 21 में से 14 MN इनके, 26 MP है, फिर सदर पाकिस्तान है, गवर्नर है इनका, फिर सेनेटर भी हैं। इसी तरीके से वो जिनको जी कहते हैं टारगेट कलर जमात है, नफीस जमात का साबिक अगर मैं बात करूँ तो डिप्टी मेयर, मेयर कराची, फिर 4 डिस्ट्रिक्टों के चेयरमैन, ये सब जितने भी ये कराची के अंदर इनके साथ अटैच हैं। होता ही है कि जितना बजट में आपको तो लड़काना के MP को दिया जाता है, उतना ही बजट कराची के MP को दिया जाता है। फिर ये जिम्मेदारी अगर वफाकी हुकूमत ना निभाए, और मैंने कहा कि जितना बजट दिया जाता है उसमें वसाइल भी हैं, उसमें मसाइल को भी देखना होता है, लेकिन यहाँ ऐलानात बहुत होते हैं। एक तो हमारा जो है बहुत सारा बजट को जिस तरीके से यहाँ रिलीज़ किया जाता है, रोका जाता है। फिर ऐलानात ये होते हैं कि 162 रुपये का ऐलान हो गया, फिर ऐलान 1100 रुपये का ऐलान हो गया, फिर यहाँ हमारे NFC अवार्ड की जो रकम है 113 रुपये रोकी, फाटा को आधी निकाल के फाटा को दे दी कि भाई 62 रुपये फाटा को लगेगा, हमने उसको डिवीजन बना दिया है, हम उसको बनाने जा रहे हैं, आगे चीज़ें मेंटेन करने जा रहे हैं। तो कराची का हक तो, सिंध का हक तो मारा जा रहा है। अब आप ना हमें NFC अवार्ड की रकम आप दे रहे हैं, 162 रुपये का ऐलान किया, ना उस रकम हमें पहुंची, फिर ऐलानात 1100 रुपये के ऐलानात की। तो ऐलानात पे लोग जो है वो खुश नहीं होते, लोग कहते हैं अमली काम हो। तो अमली काम जब ही होगा जब मैं समझता ही हूँ कि अमली तौर पर हमारी सिंध हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत बैठेगी तो इंशाअल्लाह ताला अमली काम भी होना शुरू होंगे। अमलन ये कहते हैं कुछ होना चाहिए, इस बात में किस हद तक सदाकत है? वो ये कहते हैं कि जनाब आपने सिर्फ इफ्तिताह बराए इफ्तिताह हुआ है और प्रैक्टिकली कुछ कर कर नहीं दिखाया है, जिम्मेदारी सारी उन्होंने आपके ऊपर डाल दी। और ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि वफाक अगर पेट्रोल महंगा करेगा, इजाफी चार्जेस उसके ऊपर लगाएगा, तो उसके असरात फिर दीगर चीज़ों पर भी आएंगे, अशिया खुर्दनोश पर आएंगे और दीगर चीज़ों पर आएंगे। पॉलिसी का फुकदान वो ये कहते हैं कि नज़र आ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद भी अगर यही बातें दोहराई जाएंगी तो फिर नतीजा इसका क्या निकलेगा? अभी तो चलें कौम थोड़ी सी क्रिकेट मैच में मसरूफ़ है, लेकिन मसला तो अपनी जगह बरकरार है, उसको तो आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। इस सिलसिले में क्या हो रहा है? इस पर कुछ काम हो रहा है, कोई मुशावरत हो रही है?
देखें यासिर भाई, इस बात पे तो जो है ना, इस टीवी प्रोग्राम में बैठ के कोई भी हम ऐसी गलत बात नहीं कर सकते। महंगाई का तूफान इस जगह पे मौजूद है, यहाँ पे अपनी जगह पे मौजूद है, हम रियलाइज़ कर रहे हैं और मेरे ख्याल में हुकूमत भी रियलाइज़ कर रही है कि ये हुकूमत बड़ी परेशान है इसी हवाले से कि किसी भी तरीके से इस महंगाई के इसको जिनको जो है बोतल में डाला जाए। लेकिन असल में देखें, मैं एक चीज़ कहूँगा, भाई ने कहा कि सिर्फ ऐलान आता है ना, मैं अभी जो बजट इन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने पेश की है ना, उसमें तकरीबन नियरेस्ट कोई 2000 मनसूबे इन्होंने जो है उसमें अपनी वो बुक में रख लिए हैं। तो उस 2000 में से अगर आप उठा के देखेंगे ना, जैसे हम वो नहीं कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो उसमें 1600 से ज़्यादा जो मंसूबे हैं वो अगले जो पुराने रहे हुए हैं उनके वो उन्होंने उसमें डाले हैं, कोई नया मंसूबा उन्होंने नहीं डाला। दूसरी चीज़ मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि देखें, ऐसी चीज़ नहीं है जो जिस तरीके से पहली हुकूमतों में ये हुआ था कि भाई जो हुकूमत आए और तख्ती लगाती जाए वो काम पूरा ना हो ना। अब देखें, ये ज़हनी तौर पे हमें सोचना पड़ेगा कि जो पहले पैसा लगा हुआ है वो भी इस मुल्क का पैसा है, जो किसी भी मंसूबे पे लगा है, चाहे वो पीपल्स पार्टी के दौर में वो मंसूबा स्टार्ट हुआ हो, उन्होंने इफ्तिताह किया हो या नून लीग ने किया हो, लेकिन वो है तो अपने मुल्क का मंसूबा। अगर उस पर 2 अरब लग चुके हैं और 3 अरब लगने के बाद वो मुकम्मल होता है, तो मेरे ख्याल में किसी भी हुकूमत को दूसरा मंसूबा अनाउंस नहीं करना चाहिए। वो 3 अरब वहाँ पे लगा के अपनी मनी भी सेव हो जाएगी, अपने मुल्क की तरक्की भी होगी। और अगर देखें, इसमें भाई ने जो बातें की कि भाई किस तरीके से, देखें 1100 अरब वाली जो बात हो रही है, अभी भी 200 और तकरीबन मेरे ख्याल में 8 या उससे ज़्यादा जो है अरब रुपए रखे गए हैं बजट में इस पे हैदराबाद से सखर मोटरवे के लिए ना। ऐसे बहुत सारे मंसूबे जो हैं इस तरीके से करके 1100 की, ये पॉइंट स्कोरिंग नहीं थी यार, ये तो जेन्युइन पैसा है जो रखा गया है बजट में, जो यहाँ पे काम होगा, चाहे पीटीआई की गवर्नमेंट 2 साल के बाद रहे या ना रहे, लेकिन वो मंसूबा मुकम्मल होगा और बजट रख दी गई है इस तरीके से। बाकी अब महंगाई का दिन बिल्कुल, देखिए पेट्रोल की कीमत का अगर हम तयन करें तो वो पेट्रोल की कीमत, अब ये नहीं मैं कह रहा कि उसको कम नहीं होना चाहिए, उसको कम होना चाहिए, लेकिन आप पूरी दुनिया के साथ जब चल रहे हैं, जब महंगाई का इस तरीके से पेट्रोल की महंगाई पूरी दुनिया में होगी, वर्ल्ड वाइड होगी, तो उसके असरात तो हमारे पास भी पड़ेंगे ना। वो तो अंडरस्टूड है कि वो उसके असरात अंदर इसमें आ जाते हैं। उस वक्त मेरे ख्याल में जिस वक्त 70 से 75 रुपए डॉलर का रेट था, उस वक्त भी पेट्रोल की कीमत 110 रुपए हमारे मुल्क पाकिस्तान में रही है, पीपल्स पार्टी के दौर में भी, नून लीग के दौर में भी। तो इसका मकसद है कि अब तो डॉलर कितना ऊपर चला गया है, तो इस हवाले से ये महंगाई बिल्कुल है, लेकिन वर्ल्ड वाइड और बहुत सारी, मैं देखिए सिंध गवर्नमेंट, हम ये नहीं कर रहे, लेकिन ये बहुत सारी महंगाई जो है मसनूई महंगाई है। मैं आपको कह रहा हूँ, देखें एक चीज हमें मानना पड़ेगा। मैं आज सोच रहा था कि ये मैं प्रोग्राम में जरूर बोलूँ, भाई मुझे ये बताएं, हमारा ठेले वाला, हमारा दूध वाला, हमारा दूसरे लोग जो भी हैं, मुझे बताएं वो हम दयानतदार हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम देखें, हम दोनों गवर्नमेंट को निकाल देते हैं, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को भी निकाल दें, फेडरेशन को भी निकाल दें, भाई जो महंगाई, ज्यादा महंगाई है, हम खुद करके बैठे हैं, हम खुद जिम्मेदार हैं इन चीजों का। केले का रेट है, अगर 40 रुपए बेच रहे हो, 150 रुपया, 100 रुपया बेच रहे हो, 70 रुपए बेच रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं। तो इस हवाले से बहुत सारी चीजें, सब्जी की आप देख लें, वो भी इसी तरीके से है, ये हुकूमत रेगुलेट हो। देखिए अब सूबाई गवर्नमेंट, अब हम इसमें जाएंगे, अब दूध का रेट क्या है और बिक कितने में रहा है, सॉरी टू से सिंध गवर्नमेंट इस पे कोई कमिश्नर कराची या सिंध गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले सकी अभी तक। देखिए ये किसका काम है, ये वफाक का काम है। मैं कहता हूँ कि दूध ऐसी चीज है कि सारी चीजों से ज्यादा बेसिक नीड है आपकी, वो आप हम उस पर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अब मार्केट कमेटी किसके पास है यार, फेडरेशन के पास तो नहीं है, वो तो सिंध गवर्नमेंट के पास। एक चीज और जरा जानना चाहूंगा ना, अब एक और बड़ा मसला है ना शहर कराची के अंदर, तो चलिए ये तो महंगाई और ये सारे मामला चल ही रहे थे, अदालत ने फैसला दिया कि जनाब एक बिल्डिंग है उसको गिरा दिया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब जो सिंध हुकूमत है, अब ये उसके लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि अब बहुत सारी तजावुज़ात यहाँ पर हो रही हैं, गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, इदारा उसके अंदर शामिल है, इदारे के लोगों के नाम तक सामने आ गए हैं और उनके सारी करप्शन के केसेस लोगों के सामने, ओपन एंड शट केस। सवाल ये पैदा होता है कि अब सिंध गवर्नमेंट क्या करेगी। अभी तो उनके खिलाफ, अभी तो आप साथ हैं, वो कहते हैं हम इनके मुतासरीन के साथ हैं, सब कुछ है, लेकिन अभी प्रैक्टिकली क्या हुआ ये भी तो ज़रा बताइए
क्या लोगों को कॉम्पनसेट किया गया है, अकोमोडेट करने के लिए कोई पॉलिसी बनाई गई है? ऐसी तो कोई चीज़ अभी तक सामने नहीं आई है, इसमें ताख़ीर क्यों हो रही है, ये ज़रा फरमाइए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस तरीके से सिंध के साथ ये सौतेली माहौल रवैया आज से नहीं रखा जा रहा है, एक अरसा दराज हो गया। और सौतेली माहौल रवैया की अगर मैं बुनियाद की बात करूं, यहीं जो है वो बड़ी बड़ी यहाँ जो कंपनीज़ हैं आपकी स्टील मिल जैसी, उनको उनके लोगों को जिस तरीके से यहाँ बेरोज़गार किया जाता है, या जिस तरीके से यहाँ पर आके कराची के अंदर हमारे जो यहाँ बने हुए हमारे मुख्तलिफ जजीरों पे आके जिस तरीके से कब्ज़ा किया जाता है, अस्पताल बड़े एक बेहतरीन अस्पताल उन पे आके कब्ज़ा किया जाता है, PAE जैसे एक बड़े इदारे को इस्लामाबाद ले जाने जैसी बातें की जाती हैं। तो फिर बात ये कि यहाँ तो सौतेली मौला रवैया है ना, आज सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सिर्फ यहाँ कराची के अंदर ही सिर्फ आपको नज़र आते हैं कि गैर कानूनी जो है वो जगहें मौजूद हैं। आपको सुबह सरहद में नज़र नहीं आता, आपको KPK या बलूचिस्तान में या फिर पंजाब में आपको नज़र नहीं आता। दूर ना जाए, आपके वज़ीर आज़म साहब की अपनी जो ज़मीन है 300 कनाल की बनी गाला की, वो भी तो मैं आपको बताऊं किस तरीके से उसको लीगलाइज किया गया और क्या उसका पर एकड़ जो है वो रेट रखा गया, पर कैनाल उसका क्या रेट रखा गया, कौन तो देख रही है ना। और बात ये कि 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख मकानात के वादे तो थे ना इस कौम के साथ, ये वही 50 लाख मकानात हैं जो नीचे आ रहे हैं, ज़मीन बोझ हो रहे हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ होना बाकी हैं। अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे KCR की मैंने भी बात की, KCR की कुछ चीज़ों के ऊपर ये था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे कि आप इनकी जहाँ एग्रोजमेंट है वो ख़त्म कराएं। अब जब हमने एग्रोजमेंट ख़त्म कराने का जब हमने स्टार्ट किया, अब जिसके जाके एग्रोजमेंट की जगह पे हम जाके खड़े हों कि आपने गैर कानूनी मकान बनाया, उसने कहा जी यहाँ हमने जब मकान ख़रीदा था तो हमें मकान ही मिला था, नीचे हमें रेलवे का कुछ निज़ाम नहीं मिला था, तो हमारी जो जमा पूंजी थी वो यही थी। अब ऐलानात तो हो गया, लेकिन हम पहले भी चीख रहे थे कि वफाकी हुकूमत को खुदा के लिए कि मेहरबानी फरमा के रेलवे की जो लीज़ है, वो रेलवे की अपनी ज़मीन, उनका अपना एक इदारा है, वो लीज़ करता है, वो चालान पे करता है, वही ज़मीनें बेच रहा है, वही कब्ज़े करा रहा है। तो ये कब्ज़े जो हो रहे हैं रेलवे की ज़मीनों पे, बाद में हमें पता है ये फेज़ हम नहीं करना है। और सूरत हाल ये हुई कि उसमें जो मकानात जो रेलवे की ज़मीन के ऊपर जिनके आए, उसके लिए वज़ीर आला साहब ने कमेटी बनाई, और कमेटी बना के आप वफाकी हुकूमत की तरफ से हमें कोई एक्स्ट्रा कोई बजट नहीं दिया, कोई पैकेज नहीं दिया कि हमें आपको पैकेज दे रहे हैं, आप जो रेलवे की ज़मीन पर बैठे थे उनको आप इनको मकान दे दें, ये उनको आप जो है पैकेज के तौर पे आप ये अमाउंट उनको हैंड ओवर कर दें। हमने उसके लिए भी कमेटियां बना के उनके लिए भी एक बड़ी अमाउंट रखी और उनको भी अल्टरनेट दे रहे हैं, कमेटी इसके लिए बनी हुई है। अब यहाँ जो अगर मैं बात करूँ ज़मीन, देखें होता ये कि अगर एक बिल्डिंग जो है वो इमारत तैयार हो गई है, यहाँ परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर यहाँ पहले SBCA के SBCA था, उस दौर के अंदर मैं आपको बताऊँ जितना गंद के SBCA के अंदर किया है को यहाँ जितना उसका जो यहाँ से पैसा जाता था, दुनिया जानती कि 9-0 का किचन उससे चलता था। उस दौर के अंदर जो ज़मीनें लीज करके दे दी गई, अरबाब रहीम के दौर के अंदर जो ज़मीनें अलाट कर दी गई, अब अलाट तो है ना, अब उस पर अगर इमारत खड़ी हो जाती है और इमारत खड़े होने के बाद उन्होंने तो सारे कागजात, उनकी जो चीज़ें थी बुनियादी, वो हर चीज़ उन्होंने पूरी कर दी। अब उसके ऊपर भी लाजमी सी बात है, अब जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पे आई हुई है। कल जो है उसके ऊपर कमेटी बैठी हुई थी, उसमें तमाम वो लोग हैं जो इदारे हमारे उसमें बैठे थे, लेकिन उसमें भी बात आई कि बिल्डिंग का आपने कह तो दिया, घिरा दो। मतलब हमने तो ये भी देखा कि साहब का कुछ आज़ादा नहीं, 1 साल पहले एक आर्डर और भी आए थे सुप्रीम कोर्ट से कि हमें जो है 40 साल पुराना कराची चाहिए। तो फिर हमने देखा गुलिस्तानी जोर से काज़िम को मदार नजर आ रहा था, तो कराची ख़त्म हो गया था 40 साल पुराना। यहाँ अब लाजमी सी बात है, अब वो बम से बढ़ाने का हमने वो फार्मूला तो बता दिया है कि बम से उड़ा दो। अब उड़ा दो, उड़ाने के लिए, बम लगाने के लिए उसका पैसा कौन देगा, अब ये तो बता दिया मेहरबानी करके। फिर वहाँ जो वहाँ पर जिनके मकानात गए, जिनके फ्लैट्स गए, सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी गई, उनके लिए क्या अहकामात हैं, उनको किस तरीके से अल्टरनेट दिया जाएगा। तो हमने तो कोशिश की थी कि हमने हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी दरख्वास्त दी थी कि अगर ज़मीन, अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको हम बेहतरी की तरफ लेके चले जाते हैं। एक अच्छा काम किया आपकी वफाकी हुकूमत ने, जैसे यहाँ ये आपके क्वार्टर जो बने हुए थे इनके पाकिस्तान क्वार्टर्स के अंदर, उसके लिए लाजमी सी बात है एग्रोजमेंट उनकी भी होनी थी। वफाकी हुकूमत ने एक बजट पैसा निकाल के उनको लीगलाइज कराने के लिए उनके चलान पे किए, तो इस पर भी वफाकी हुकूमत कर सकती थी। मैंने कहा ना, कराची से अगर 14 MNA मौजूद हैं, अगर 14 MNA खड़े हो जाएं किसी भी इदारे के सामने, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक मकान भी किसी का वो गिरा सकता है। लेकिन बहरहाल मैंने कहा सौतेली मौला रवैया है हमारे साथ।
वहाँ पंजाब के अंदर आप ये देखें कि वहाँ ऑरेंज लाइन भी चल गई। सिंध जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कराची निकाल के देता है, हम यहाँ आज तक ग्रीन लाइन के चक्कर के अंदर पड़े हुए हैं, यहाँ से निकाल के वहाँ वो सब कुछ बन गया। लेकिन तो यहाँ सोचने की जरूरत है ना, अगर इस चक्कर ये सोचने की जरूरत है, बिल्कुल है सर। मैं आपको बताऊं, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि 200 अरब रुपए हमने रखा हुआ है, कहाँ शक्कर से लेकर हैदराबाद के लिए। अब अगर शक्कर से आगे जाए तो शक्कर से आगे सब कुछ बन गया। तो ये तो है ना सौतेली मौला रवैया। वफाक में आपके 40 जो है वो कनाल के ऊपर जो है वो जो बैठे हुए जो लोग हैं, वज़ीरा जो बैठे हुए, वो फैसले जो है वो पंजाब के हक में ज़्यादा करते हैं, पंजाब के लिए जो है वो बेहतर जो है वो पैकेजेस अनाउंस करते हैं। लेकिन यहाँ सौतेली मामला रवैया क्यों रखा जाता है सिंध के साथ? गोपांग साहब ये फरमाइएगा, इन्होंने कहा कि सौतेली माँ का सलूक जो है वो किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये सब कुछ इनको झेलना पड़ रहा है और इनके इख्तियार में कुछ नहीं है, वफाकी हुकूमत की ज़्यादा जिम्मेदारी है। अब ये बताइए आप इस बात से किस हद तक मुतमईन हैं? देखें यासिर भाई मेरा कह रहा है, हकीकत ये कह रहा है कि सखर से आगे देखें तो सारी चीज़ें बनी हुई हैं, सखर से पहले जो है ये सौतेली माँ वाला सलूक है ना। तो मैं भाई को याद दिलाऊंगा 2008 से लेकर और पूरी वफाकी गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, प्रेसिडेंट से लेकर पियोन, प्रेसिडेंट से लेकर वो दोस्त मुझे कह रहा है, वो पॉलिटिकल पार्टी मुझे कह रही है सौतेली माँ वाला सलूक प्रेसिडेंट से लेकर पियोन तक पीपल्स पार्टी का था। मुझे बताएं सिंध में कौन सा बड़ा कोई मोटरवे का मंसूबा बना? नहीं, कोई मंसूबा नहीं। अच्छा, वही दोस्त मुझे हमें बता रहे हैं कि कराची में कुछ भी नहीं हुआ और वहाँ पे लाहौर में वो ट्रेनें चल रही हैं। मुझे ये बताया जाए कि पंजाब में जो अपना बसेस का मंसूबा है, मेट्रो ट्रेन का मंसूबा है, दूसरी चीज़ें, वो वफाक ने बनाया है या पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया? पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया। आप मुझे एक पीपल्स बस अभी चली थी, वो भी खत्म बंद हो गई। मुझे आप एक मंसूबा सिंध गवर्नमेंट यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट का बताए, जो केपीके में भी मौजूद है, पंजाब में भी मौजूद है, ठीक है, बलोचिस्तान तो बेचारा है ही, उसके तो पहले बड़े मसाइल है। कोई कराची में कोई एक आप मंसूबा मुझे बताएं, कोई आपने बनाया है? फिर आप हमें कह रहे हैं कि भाई हम सलूक की हमें याद दिला रहे हैं, उस वक्त तो आपने कुछ भी नहीं किया था। दूसरी चीज़ देखें, इसमें ये नहीं है, ये मैं उस पर आ जाता हूँ, ये भाई मेरा नस्ला टावर से हट गया ना। देखें, ये आप मुझे बताएं कि जिसको हमें अब कहा जा रहा है कि वो दोस्त जो नफीस दोस्त हैं हमारे साथ हैं, मुझे ये बताया जाए कि जब ये सारी लीजें हो रही थी उस वक्त नफीस लोग इन लोगों के साथ थे, इन लोगों ने मिलके नफीस लोगों के साथ मिलके ये करप्शन की अजब कहानी है यासिर भाई। कराची के साथ जो ज्यादती है ना, वो देखें, ये ज्यादती है कराची के साथ कि भाई आप प्लॉट पे, इम्यूनिटी प्लॉट पे, दूसरे पे, रोड्स पे, हर जगह पे भाई कि जिस पे लगाते जाओ, बस लीज देते जाओ। अब जब अजब कहानी करप्शन की नफीस लोगों के साथ आगे पीछे हुई, कराची की मालकी का मसला आया, तो क्या किया सिंध गवर्नमेंट ने? टोटल इदारे यहाँ से उठाते, अपने खाते में डालते। भाई पास हो गया ऑर्डिनेंस, फिर बिल पास, ऑर्डिनेंस बिल पास, केपीसीए उधर, केडीए उधर, दूसरी चीज। मुझे एक कोई इदारा आप बताएं जो सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास अभी नहीं लिया। भाई अभी आपने ले लिया ना, खुदा के वास्ते अब ले लिया है, अब तो काम करो, अब तो काम करो। लिए हुए भी एक जमाना हो गया, जमाना हो गया, अब आप तो काम करो। सिर्फ ये इस पॉइंट स्कोरिंग और इस तरीके से हमारे मसाइल हल नहीं। जी नहीं, असल में ये जो बात बता रहे हैं 2008 से 2013 जो टाइम था ना सर, उस टाइम के अंदर परवेज मुशर्रफ यहाँ ब्लैक वाटर ज्यादा छोड़ के गया था, इतनी ISI नहीं छोड़ी थी। यहाँ ड्रोन बलोचिस्तान तक आना शुरू हो गए थे। हमें जो पाकिस्तान मिला था ना सर, उसमें ट्रेनें 18 घंटे नहीं आती, लाइट तो होती नहीं थी इसी पूरे पाकिस्तान के। सर मैं तो बता रहा हूँ ना, बुटकी को मरवा के बलोचिस्तान के जिस तरीके अमन बर्बाद करके गया, लाल मस्जिद के ऊपर जो वहाँ जो मामला छेड़ के गया, फिर कराची के अंदर एक पार्टी को जिस तरीके से पलपुला के यहाँ छोड़ गया, हमारे गले में डाल के गया। हमने तो कोशिश की कि इन चीजों पर पहले किसी तरीके से कंट्रोल कर लें। जब कंट्रोल करने पर आए तो पहला वजीर आजम हमारा भेज दिया। हमने कहा जी कंट्रोल में रहें, मेहरबानी करें, तोरकम बॉर्डर के ऊपर भी आप दूर ना जाएं। हमने तो इंटरनेशनली अमेरिका जैसे एक बड़े जो है वो ट्रांसपोर्ट मंसूबे को भी रोक दिया। हमने कहा जी आप अपनी जो ये ब्लैक वाटर्स को निकालो यहाँ से, तो फिर हम छोड़ेंगे चीजों को। हमें जब पाकिस्तान मिला था तो ये बिजली नहीं थी, गैस नहीं था, यहाँ कुछ भी नहीं था। हमने जो करना था अल्हम्दुलिल्लाह आपने टर्नओवर के अंदर किया। आप आज भी चले जाएं तो शुक्र अल्लाह पाक का कि बहुत सारी चीजें जो खराबी की तरफ थी वो ठीक की तरफ गई हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं किया हमने।
तो सूरत हाल ये है कि अगर अभी की मैं बुनियादी अगर मैं बात करूं, क्योंकि मेरे भाई ने कहा कि सखर तक का मंसूबा जो है वो हुआ, यहाँ आगे जो है वो मैं भी तो अर्ज यही कर रहा हूँ ना आपसे, सखर था कि क्यों हुआ, आगे जिस तरीके से कराची हैदराबाद के आप मोटरवे पे जाए ना सर, हमने उस वक्त भी कहा था कि मेहरबानी करवा के वज़ीर आज़म साहब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, इसको भी आप वो मोटरवे बनाए जो आपने पंजाब को मोटरवे बना के दिया है, जो केपीके के अंदर हजारा मोटरवे आपने बना के दिया है। क्यों सुतेली वाले मामला जो है रवैया आप हमारे साथ रख रहे हैं? ठीक है, आप ये जो आप काम कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, लेकिन बहरहाल उस वक्त भी उनको समझ नहीं आई, उनको भी नजर आता था कि एक नेप इदारा, फिर अब जो हुकूमत आई हुई है उनको भी लगता है कि नेप इदारा। हमारा तो सूरत हाल ये है कि मीडिया ट्रायल, अदलिया के हथौड़े, नेप की हथकड़ियाँ, ये तो हमारे लिए मतलब ऐसा लगता है कि ये तैयार होती हैं। सूरत हाल ये है कि हम तो डरा डरा के, धमका धमका के, ना हमें यहाँ जो है वो आगा सराज दुरानी को छोड़ा, ना खुर्शीद शाह अभी आया बेचारा 25 महीने जेल काट के, ना आसिफ जरदारी को छोड़ा, ना इन्होंने अदी फरियाल तालपुर को छोड़ा। और तो और बात यह कि डॉक्टर आसिम पे केस बनाया, जरदारी साहब ने कहा केस फेस करो भाई, आके फेस तो कर ही रहे ना। फिर जो है वो जो केसेस हमारे खिलाफ बनते गए, डराते रहे, धमकाते रहे, सूरत हाल यहाँ आके खड़ी हो गई। आज सूरत हाल इनको लगता ये है कि कराची के अंदर जो है वो काम नहीं हुआ। तो मुझे ये मेरे भाई बताएं कि 8 साल इन्होंने इख्तियार, 9 साल तो इनको भी केपीके के अंदर हो गया है। ये मुझे बताएं कि केपीके के अंदर वो मालन जब्बा केस वो किधर तक पहुंचा है, कोई बताए ना। बात ये है कि इन्होंने भी वहाँ आखिरी जुमला वक्त हेलीकॉप्टर केस जो था, वो हेलीकॉप्टर केस कहाँ चला गया है? सवाल तो होता रहेगा जी, को एहतसाब कमीशन बीआरडी का एक मंसूबा जो स्टार्ट किया और उसको भाई आखिर में रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? बिल्कुल वक्त खत्म हो गया, बहुत सारे सवालात उसने उठा दिए नईम साहब ने, अब बताइए क्या किया जाए? नहीं देखें भाईजान, ये जो सारे भाईजान ने कहानी जो भी बताई वो अजब कहानी है। नेब जो है वो नेब का इदारा हमने नहीं बनाया, और जो ये केसेस जिनमें मेरे भाई वालों वो हमारी गवर्नमेंट के नहीं है, वो आपस के टकराव के इनके केस हैं, घसीटना और करना, ये वाले वो वाले केसेस हैं। हमने कोई ऐसा केस नहीं बनाया। और आपके बहुत सारे पीपल्स पार्टी के शरीफ लोग भी हैं जो नेब से बचे हुए हैं, जो नेब उनको कुछ नहीं कर रहा इस वजह से कि वो करप्शन में नहीं थे, तो वो अभी तक बचे हुए जो करप्शन में। परवेज खटक बचा हुआ है, सलीम खान बना बचा हुआ है। इंदा साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। नईम अमान थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये दोनों हमारे मेहमान थे, बात हो रही थी कुछ अवामी मसाइल के हवाले से, हल्की फुल्की गुफ्तगू कर रहे थे। मसाइल एक अरसे से चले आ रहे हैं, लोग बखूबी इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ है, इल्म रखते हैं कि किसके पास कितनी इस्तिताअत है मसाइल को हल करने की और कितनी विल है, नीयत कितनी है काम करने की। तो बहरहाल ये मामला आगे ज़ेर बहस आएंगे, सेहत के हवाले से कुछ मामला आगे प्रोग्राम में चल के डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक की तरफ हमें यहाँ पे जाना होगा, ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।